अद्भुत, क्या स्वादिष्ट व्यंजन है। यह सुनिश्चित करना होगा भद्रसाल कि उस किसान के वध के समय पाटलिपुत्र का हर एक किसान वहां उपस्थित होना चाहिए, ताकि सम्राट और मगध के विरुद्ध कोई ना छा पाए। अवश्य महामत, ऐसा ही होगा। महामहिम, क्या आप वध स्थल पर जाना चाहेंगे? नहीं, किंतु उसको यह अवश्य बताना कि आज भोजन में मैंने उसके खेत के प्याज खाए हैं और उसे मेरी ओर से धन्यवाद कहना। जी महामहिम। आप ऐसे नहीं कर सकते सम्राट। मैं जानता हूं सम्राट कि आप इस बात से रुष्ट हैं कि एक साधारण से कृषक ने आपकी लाडली बहन के समक्ष अपना स्वर रखा, किंतु उस निर्धन के समक्ष और कोई विकल्प नहीं था सम्राट। यदि आज आप उसे मृत्युदंड दे देंगे तो उसकी दरिद्र माँ और उसके बच्चों का क्या होगा? वो लोग तो भूख से मर जाएंगे। महामात्य, मैंने अपना मन बदल लिया है। अब उस किसान के वध के समय मैं भी उपस्थित रहूंगा और मेरे साथ ये युवक चंद्रगुप्त भी। साधो, मुझे क्षमा कीजिए, मुझे क्षमा कीजिए, मैं आवेश में था, भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझे क्षमा कीजिए। आगे आओ चंद्रगुप्त और देखो मेरे एक संकेत पर इस किसान के साथ क्या होता है। मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे भूल हो गई, मैं आवेश में था, मुझे क्षमा कर दीजिए। रुक जाओ। बस एक पग सर धड़ से अलग। पिताजी, मेरा पुत्र, उसे मत मारो। मेरे पिताजी को छोड़ दो, छोड़ दो। बचाओ, बचाओ, मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए, बचाओ, बचाओ। आनंद लो चंद्रगुप्त, मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए। और उस किसान को भी आनंद लेने दो। बचाओ, बचाओ। किसान को सबसे प्यारी होती है धरती, माटी। मिट्टी में वो अपनी फसल उगाता है और अब इसी मिट्टी में वो एक होने जा रहा है। अब इसका शरीर भी माटी का हो जाएगा। मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे भूल हो गई। मैं उसे माटी से एक होने का अवसर दे रहा हूं। शास्त्रों में भी लिखा होता है कि देह माटी का बना होता है और शरीर का माटी में मिल जाना दंड नहीं, पुरस्कार है। अपने उद्गम से मिलना। देखो चंद्रगुप्त, इस किसान को कितना आनंद आने वाला है। देखो,
किसान माटी को श्वेत देता है, परंतु इस किसान ने तो सीमा पार कर अपना शरीर भी माटी को दे दिया। फसल में कीड़ा लगा हो तो उसे जला दिया जाता है, उसके बीजों का बलिदान कर दिया जाता है, किंतु मैं इस किसान के बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। अब इसमें जो फसल उगेगी उसमें विद्रोह का कीड़ा नहीं होगा, और जहां विद्रोह ना हो वहां राजा और राज्य दोनों सुरक्षित रहते हैं। सम्राट धनानंद की, 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 मुझे क्रांतिकारी विचार और क्रांतिकारी लोग बिल्कुल पसंद नहीं है चंद्रगुप्त। आज के पश्चात कभी क्रांति के पथ पर मत चलना। तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो और अपने प्रियजनों का बलिदान देना मुझे बिल्कुल नहीं भाता। हाय मेरा पुत्र। आचार्य, जानते हैं आज उस सम्राट ने क्या किया? एक कृषक को जीवित ही धरती में गाड़ दिया, जबकि उसने तो केवल अपनी फसल का उचित मूल्य मांगा था, केवल न्याय ही तो मांगा था। न जाने क्या होगा उसके परिवार का, उसकी वृद्ध मां का और उस पर आश्रित उसकी संतानों का। उनके परिवार से तो मानो जीवन की छाती छीन ली गई। उसकी मां ने मुझसे गुहार भी लगाई थी कि मैं उसके पुत्र को बचा लूं, किंतु मैं विफल रहा। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार सम्राट धनानंद ने मेरी आंखों के समक्ष पिपलीवान के राजकुमार को मार दिया था। क्या हुआ आचार्य, मौन क्यों है आप? बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। देश प्रेम, अखंड भारत, विद्रोह। क्या इस किसान की हत्या के बारे में जानकर आपके मन में विद्रोह नहीं जाग रहा है? आचार्य, बड़े ही विचित्र व्यक्ति हैं आप। इतने अंधकार में भी कैसे लिख पा रहे हैं आप? क्योंकि अंधकार केवल हमारी आंखों की देखने की दृष्टि खोता है, हमारे उद्देश्य की दृष्टि नहीं खोता है। इसीलिए मैं अंधकार में भी लिख पाता हूं। परंतु तुम्हारे पास अभी अंधकार में देखने की दृष्टि नहीं है। किंतु कोई बात नहीं, मैं करूंगा तुम्हारा मार्गदर्शन। सीधे चलकर 5 कदम जाओ। तुम्हारा भोजन और कंबल रखा है, उन्हें लो और जाओ यहां से।
दादी, मुझे भूख लगी है। मुझे क्षमा कर दो बच्चों, मैं आज तुम्हें भोजन नहीं करवा पाऊँ। कोई भूखा नहीं रहेगा माई। तुम? क्षमा करना माई, मैं तुम्हारे पुत्र की रक्षा नहीं कर पाया। जिस लक्ष्य को साध कर मैंने चंद्रगुप्त को धनानंद के महल में भेजा था, आज पहले दिन से ही उसका प्रभाव दिख रहा है। बस कुछ दिन उस महल में और उसके पश्चात चंद्रगुप्त स्वयं समझ जाएगा कि ऐसी ही और कई माओं को टूटकर गिरने से बचाने के लिए उसे स्वयं उठना होगा। देश की असंख्य माओं की आस पर खरा उतरने से पहले उसे भारत माता की आशा पर खरा उतरना होगा। माओं की रक्षा से पूर्व उसे मातृभूमि की रक्षा करनी ही होगी। महामहिम की जय हो। महामाते, मगध की सबसे उत्कृष्ट मदिराएं यहाँ उपस्थित हैं। बताइए, इनमें से मगध के विशेष अतिथि के लिए कौन सी प्रस्तुत की जाए? उत्कृष्ट महामहिम। तो आपको क्या लगता है, जो मदिरा आपने अभी अभी ग्रहण की वो सेल्यूकस के लिए सही रहेगी? सेल्यूकस? परंतु दूरधरा पे आक्रमण करने में वो संदिग्ध है, और वैसे भी मेरे गुप्तचर उस पर कड़ी दृष्टि रखे महामहिम। किंतु अब तक सेल्यूकस पर कोई संतोषजनक प्रमाण नहीं मिला है। इसीलिए मैंने ये निर्णय लिया कि मैं सेल्यूकस को आमंत्रित करूंगा और उसका ऐसा भव्य स्वागत होगा जो आज तक ना कभी किसी ने देखा और ना कभी सुना। मैं कुछ समझा नहीं महामहिम। आपको कुछ समझने की आवश्यकता भी नहीं है। सेल्यूकस से संबंधित योजना मेरे मस्तिष्क में सुरक्षित है। आपको केवल ये ध्यान रखना है कि इस विषय में महल में किसी को पता ना चले और हर कोई उसके स्वागत के लिए जुट जाए। ऐसा ही होगा महामहिम। महामाते, ये मगध के हर पौधे पर श्वेत गुलाब उग रहे हैं क्या? मैं सुबह से देख रहा हूं, महल के प्रत्येक सेवक के पास ये श्वेत गुलाब है। इसके पीछे का भेद क्या है? ये आपकी निष्ठा का प्रमाण है महामहिम। उस विद्रोही किसान का वध देखने के पश्चात इनके मन में आपके लिए और भी अधिक भय उत्पन्न हो गया है। इसी कारण अपने निष्ठा का प्रमाण देते हुए आपकी प्रतिमा पे श्वेत गुलाब के फूल अर्पित कर रहे हैं महामहिम। किंतु महामाते, जब मैं यहाँ स्वयं उपस्थित हूँ तो फिर मेरे प्रति अपनी निष्ठा का प्रमाण मेरी प्रतिमा पर क्यों? समझ गया महामहिम।
इसीलिए तुम मुझे इतने प्रिय हो युवक। सीख को आत्मसात कर लेते हो। उन कुछ लोगों से विपरीत जो पीड़ा और यातना के अनेक चरणों के पश्चात भी सीख नहीं पाते। मूरा, तुम यहां क्यों नहीं आ जाती? ठीक मेरे चरणों के नीचे आकर अपनी निष्ठा का प्रण लो। झुकी झुकी दाई मां, शतरानी की आंखें झुकी। कदाचित इसका सारा गर्व और अहंकार इसके पुत्र के साथ भगवान को प्यारा हो गया। अगला धनानंद माई को इतनी आसानी से क्षमा नहीं करेंगे। वो माई के इस दुस्साहस का उत्तर अवश्य देंगे। वृक्ष उगाने के लिए सब अच्छे से अच्छे बीज उपयोग में लाते हैं, क्योंकि बीज ही यह निश्चित करता है कि उगने वाला पौधा एक वट वृक्ष बनेगा या कांटेदार झाड़ी। परंतु उस वृक्ष का अस्तित्व सुनिश्चित करती है वो माटी, वो भूमि जिसमें वो बीज पनपेगा। क्योंकि यदि माटी बंजर हुई तो बीज सूखकर मर जाएगा, और यदि माटी में खारापन हुआ तो वो बीज एक छोटा सा पौधा बनकर ही सीमित रह जाएगा। इसलिए माटी पर ही निर्भर करता है कि कौन सा बीज भविष्य में एक विशाल वट वृक्ष बनकर सैकड़ों को घर देगा, सहस्त्रों को छाव देगा। यही संबंध है राजा और प्रजा के बीच। राजा यदि बीज है तो प्रजा है माटी। इसलिए यदि श्रेष्ठ शासक से उत्तम शासन पाना है तो प्रजा को स्वयं सावधान रहना होगा, निरंतर स्वयं पर कार्य करते रहना होगा, क्योंकि राजा इसी रज्ज से बनता है। इसलिए आवश्यकता राजा से अपेक्षा की नहीं है, आवश्यकता है स्वयं की कर्म परीक्षा की। नीति मेरी, नियति आपकी।